पीवाई के चौथे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के पीवाई क्यू से संबंधित बहुत सारे पीवाई क्यू में जो पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग पीआईबी का अगला सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनते रहें। देखिए, पहला न्यूज़ है कोयला मंत्रालय से। मिनिस्ट्री ऑफ कोल भारत के ऊर्जा बाजारों को मजबूत बनाना, विकसित भारत के लिए कोयला एक्सचेंज, एम्पावरिंग इंडियाज एनर्जी मार्केट्स, कोल एक्सचेंज फॉर विकसित भारत। परिचय एवं नियामक। विनियामक प्राधिकरण कोयला नियंत्रक संगठन। ट्रेडिंग मॉडल, एक से अनेक के बजाय अनेक से अनेक। मनी टू मनी प्रतिस्पर्धी मंच। मुख्य उद्देश्य पारदर्शी मूल्य खोज, सुरक्षित व्यापार और समयबद्ध आपूर्ति। पात्रता एवं वित्तीय शर्तें। एलिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल। कंपनी का प्रकार शेयरों द्वारा सीमित, लिमिटेड बाय द शेयर्स। प्रशासनिक ढांचा म्यूचुअलीकृत, डिमोचुअलाइज्ड। स्वामित्व और व्यापारिक अधिकार पूरी तरह अलग। न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये। पंजीकरण के वैधता 25 वर्ष। फिर अगला है स्वामित्व सीमा। इसका ओनरशिप लिमिट्स क्या है? सदस्य क्लाइंट के लिए व्यक्तिगत सीमा 5% क्षमता शेयर, इक्विटी शेयर। सदस्यों क्लाइंट्स के लिए सामूहिक सीमा कुल मिलाकर 49% से अधिक शेयर नहीं है। गैर सदस्य अदर पर्सन्स पंजीकरण के 5 वर्ष बाद अधिकतम 25% शेयर रख सकते हैं। प्रशासन एवं बोर्ड। गवर्नेंस एंड बोर्ड की संरचना शेयर धारक, निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट और प्रबंध निदेशक एमडी। स्वतंत्र निदेशक की शर्त, इनकी संख्या शेयर धारक निदेशकों से कम नहीं होनी चाहिए। एमडी की भूमिका एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियां बिड्स को बोर्ड से गुप्त रखना अनिवार्य। प्रतिबंध, एक्सचेंज का कोई भी सदस्य बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। जोखिम प्रबंधन एवं तकनीक। रिस्क मैनेजमेंट एंड आईटी निपटान। गारंटी निधि, सेटलमेंट गारंटी फंड। भुगतान डिलीवरी में चूक, डिफ़ॉल्ट के जोखिम से बचने हेतु। सुरक्षित निवेश, इस फंड का न्यूनतम 50% सुरक्षित निवेशों, बैंक एफडी, ट्रेजरी बिल में रखना अनिवार्य है। आईटी ऑडिट, प्रत्येक वर्ष आईटी प्रणाली का ऑडिट हो। साइबर सुरक्षा, सर्ट इन सूचीबद्ध संस्था द्वारा वार्षिक साइबर सुरक्षा ऑडिट। आपातकालीन तैयारी, आपदा वसूली स्थल, डिजास्टर रिकवरी साइट और वैकल्पिक व्यापार सुविधा स्थापित करना अनिवार्य। छठा नंबर है बाजार निगरानी और विनियामक शक्तियाँ। मार्केट सर्वेलेंस एंड पावर्स। आंतरिक निगरानी, एक बाजार निगरानी समिति बनेगी। अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक जो इनसाइडर ट्रेडिंग, गुटबंदी, कार्टेलाइजेशन और बाजार में हेरफेर पर नजर रखेगी। सीसीओ की आपातकालीन शक्तियाँ, कीमतों में अत्यधिक स्थिरता आने पर कूलिंग ऑफ अवधि लागू करना। कोयले का न्यूनतम फ्लोर या अधिकतम मूल्य तय करना। नियमों के उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द या निलंबित करना। कोयला एक्सचेंज के फायदे, पारदर्शिता और सही कीमत, व्यापक पहुंच, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऊर्जा सुरक्षा और विकास।
कोयले एक्सचेंज के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, जो देखें पॉइंट 4 पॉइंट है यहाँ। पारदर्शिता और सही कीमत, इससे कोयला का पारदर्शी और बाजार आधारित मूल्य निर्धारित संभव हो पाएगा और बाजार की दक्षता में सुधार होगा। व्यापक पहुँच, वाणिज्यिक, कमर्शियल और कैप्टिव खनिजों सहित कोयला उत्पादकों को अब खरीदारों के एक बहुत बड़े समूह तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां भी अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मंच का लाभ उठा सकती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह पहल देश में व्यापार करने में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने और एक आत्मनिर्भर ऊर्जा इकोसिस्टम बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऊर्जा सुरक्षा और विकास, अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बनने के से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, औद्योगिक विकास को समर्थन मिलेगा और यह विकसित भारत की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से। EPEDA ने असम से दुबई को GI टैग वाली तेजपुर लीची के पहले निर्यात में सहायता की। GI टैग, तेजपुर लीची की GI टैग के विषय में बताया जा रहा है। यह देखिए, उत्पादन की विशेषता क्या है असम लीची की। पहचान, यह असम का सबसे प्रसिद्ध बागवानी उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त है। खूबियाँ, अपने असाधारण मिठास, चमकीले लाल रंग, विशिष्ट सुगंध और उत्कृष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध। प्रमुख किस्में, इस क्षेत्र में बॉम्बिया, बिलाती, इलायची, पियाजी और शाही किस्में उगाई जाती हैं। EPEDA के बारे में, अबाउट EPEDA मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। स्थापना जो हो गया, EPEDA अधिनियम 1985 के तहत स्थापित। मुख्य कार्य, बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता आश्वासन, क्षमता निर्माण और बाजार संवर्धन के माध्यम से अनुसूचित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से संबंधित। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल लेवल पॉलिसी इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी अंडर द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित। नीति के 6 रणनीति स्तंभ, 6 स्ट्रेटजी पिलर्स, सहकारी क्षेत्र की बुनियादी को मजबूत करना या बनाना, सहकारी संस्थाओं को जीवंत और प्रतिस्पर्धी बनाना, सहकारी संस्थाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता और पहुंच का विस्तार करना, नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाना, युवा पीढ़ी को सहकारिता विकास को जोड़ना। वर्ष 2035 के लिए निर्धारित लक्ष्य, टारगेट्स फॉर 2035। सदस्यता विस्तार, सहकारी सदस्यों को 50 करोड़ तक पहुंचाना। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान के 3 गुना बढ़ाना। अगला, प्रमुख पहलें और कार्य योजना। पैक्स का आधुनिकीकरण, प्राथमिकी कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण और उन्हें बहुउद्देशीय मल्टीपर्पजेबल सेवा केंद्रों, सर्विस सेंटर्स के रूप में विकसित करना। नई राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की गई है। शिक्षा व क्षमता निर्माण, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से सहकारी शिक्षा और अनुसंधान को संस्थागत रूप देना। डेटा और तकनीक, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का
विकास, ERP आधारित प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना और साइबर सुरक्षा मजबूत करना। विस्तार, प्रत्येक जिले में मॉडल सहकारी गांव विकसित करना और डेयरी तथा मत्स्य सहकारी समितियों का विस्तार करना। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग श्री मंत्री श्री चिराग पासवान ने सैंपलिंग, उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व संवाद डायलॉग 2026 का उद्घाटन किया है। देखते हैं क्या है आयोजन का विवरण, इवेंट डिटेल्स। कार्यक्रम का नाम क्या है? सैंपलिंग, उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व संवाद 2026, साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026। थीम इसका क्या है? अनलॉकिंग वैल्यू, दक्षिण एशियाई में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना। स्थान कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात। आयोजक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, भारत सरकार और विश्व बैंक समूह। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? कृषि और उद्योग के बीच की खाई को पाटना और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। दक्षिण एशिया में लचीली, पोषण केंद्रित और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना। फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना। मूल्य वर्धन और रोजगार सृजन। प्रमुख घोषणाएं और रिपोर्ट। संस्थान की स्थापना। गुजरात में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान हो गया के परिसर की स्थापना का समर्थन किया गया है। रिपोर्ट जारी है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर का आकलन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। महत्वपूर्ण आंकड़े। भारत में समग्र खाद्य प्रसंस्करण स्तर वर्ष 2016 के लगभग 10% से बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 17% हो गया है। फोकस क्षेत्र फलों, सब्जियों और डेयरी जैसे नाशवान उत्पादों में मूल्यवर्धन। अन्य मुख्य आकर्षक। अदर हाइलाइट्स। प्रतिभागी विश्व बैंक, गेट्स फाउंडेशन, नेस्ले, ITC, नाबार्ड सहित वैश्विक संगठनों के प्रतिनिधि और वैश्विक एशियाई देशों की नीति निर्माता। संचार मंत्रालय। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने संशोधित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम 2024 के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन के लिए संशोधित रेटिंग मैनुअल 2026 किया है, जारी किया है। रेटिंग मैनुअल 2026 के विषय में मुख्य बातें क्या है कि अपडेट्स। निर्माणाधीन इमारतें। बिल्डिंग बनाने के दौरान ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के लिए एक बहुस्तरीय मूल्यांकन ढांचा पेश किया गया है। वैकल्पिक ऑडिट। मौजूदा इमारतों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए वैकल्पिक डिजिटल कनेक्टिविटी ऑडिट का प्रावधान किया गया है। तकनीकी तटस्थ। टेक नेचुरल। यह साइबर और फाइबर और वायरलेस दोनों तकनीकों को मान्यता देता है। निष्पक्ष टेस्टिंग। सर्विस क्वालिटी जांचने के लिए केवल ट्राई द्वारा निर्दिष्ट टेस्ट एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल होगा। आधुनिक निगरानी। यह पारंपरिक भवन प्रबंधन प्रणालियों BMS के अलावा केंद्रीकृत निगरानी प्रणालियों को भी अनुमति देता है। मानकों से जुड़ाव। इसे एकदम नए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक NBCS 2026 के अनुरूप बनाया गया है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। अब बिजली पानी की तरह घरों और मॉल्स में डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मानक होना भी एक बुनियादी आवश्यकता और भवन निर्माण के मानकों का हिस्सा बन गया है।
आधुनिक कंप्यूटिंग में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग संभव है। साउंड वेव्स कैन बी यूज्ड reducing energy consumption in next generation computing। आधुनिक कंप्यूटिंग में ध्वनि तरंगों का उपयोग मुख्य संदर्भ और खोज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्कवरी। शोध संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अधीन स्वायत्त संस्था मुख्य खोज शोधकर्ताओं ने सतही ध्वनि तरंगों सरफेस एकॉस्टिक वेव्स SAW का उपयोग करके मैग्नान आधारित स्पिन धाराओं स्पिन करंट्स को उत्पन्न और नियंत्रित करने का एक नया तरीका खोजा है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणाएं कोर कॉन्सेप्ट्स स्पिनट्रॉनिक्स पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सूचना विद्युत आवेश इलेक्ट्रिकल चार्ज के माध्यम से चलती है, जिससे ऊष्मा हीट पैदा होती है, और माध्यम से चलती है जिससे ऊष्मा पैदा होती नहीं और ऊर्जा नष्ट होती है। इसके विपरीत स्पिनट्रॉनिक्स एक ऐसी तकनीक है जहां सूचना विद्युत आवेश के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पिन द्वारा संचारित होती है। मैग्नान्स ये पदार्थों के भीतर पैदा होने वाली चुंबकीय विक्षोभ की तरंगे वेव्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस ये सूचना के बेहतरीन वाहक हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। यह तकनीक कैसे काम करती है, मैकेनिज्म इसका क्या है, जो देखते हैं। स्यूडोगेज फील्ड से जब सतही ध्वनि तरंगे किसी 2D अति पतली सामग्री जैसे पीजो इलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट पर रखे चुंबकीय ग्रेफिन से होकर गुजरती हैं, तो सामग्री में बहुत सूक्ष्म विकृतियाँ डिफॉर्मेशंस पैदा होती है। ये विकृतियाँ एक प्रकार के बल स्यूडो गेज क्षेत्र की तरह काम करती है, जो इन मैग्नों की गति को सीधे तौर पर प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। इस खोज का महत्व और अनुप्रयोग सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस। ऊर्जा की बचत। आधुनिक कंप्यूटिंग में ऊष्मा और ऊर्जा बर्बादी को कम करने के लिए यह एक अत्यधिक कुशल एनर्जी इफिशिएंट तकनीक है। भविष्य की तकनीक इसके माध्यम से क्वांट कंप्यूटिंग और अगली पीढ़ी की उन्नत संचार प्रौद्योगिकियाँ कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज का विकास हो सकता है। स्ट्रेन इंजीनियर्ड डिवाइस। यह खोज कम विद्युत शक्ति वाले सूचना प्रसंस्करण और स्ट्रेन इंजीनियर्ड उपकरणों में बहुत उपयोगी सूचना साबित होगी। स्ट्रेन इंजीनियर्ड उपकरणों में बहुत उपयोगी साबित होगी, जहां यांत्रिक विरूपण मैकेनिकल डिफॉर्मेशन से चुंबकीय व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है ना। अगला टॉपिक है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय यानी MSME। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना के माध्यम से समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। देखते हैं कैसे। SC/ST हब स्कीम। NSSH योजना क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, देखता हूँ। मुख्य लक्ष्य क्या है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य SC और ST समुदाय के सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSME की क्षमता का निर्माण करना है, ताकि भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत निर्धारित 4% अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगला पॉइंट है मिलने वाली सहायता। इस योजना के तहत उद्यमियों को कई प्रकार की मदद मिलती है, जैसे नई मशीनों और उपकरणों की
खरीद के लिए ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और बाजार संपर्क, मार्केट लिंकेज, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर पंजीकरण और व्यापारिक प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप ऑन स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लघु पनबिजली विकास योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना। मंत्रालय क्या हो गया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लक्ष्य 1500 मेगावाट की नई SHP क्षमता स्थापित करना। योजना के मुख्य प्रावधान की फीचर्स: वित्तीय सहायता परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA सेंट्रल फाइनेंशियल एग्रीमेंट सहायता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग। अगला पॉइंट, डिजिटल मॉनिटरिंग। राष्ट्रीय ऑनलाइन SHP पोर्टल के माध्यम से पूरी डिजिटल प्रक्रिया डिजिटल होगी। पंजीकरण से लेकर फंड जारी करने और रियल टाइम मॉनिटरिंग तक ये सारा कुछ संभव है। महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? विशाल क्षमता, हाई पोटेंशियल, भौगोलिक लाभ, उसके बाद पर्यावरण के अनुकूल ये होगी, समावेशी विकास से संबंधित होगी, स्थानीय रोजगार सृजन, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सोलर और विंड के साथ का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप। केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने देश में डिजिटल समावेशन और भविष्य के लिए तैयार कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसको हम GS पेपर 3 से संबंधित रख सकते हैं, स्किल वाले को रख सकता हूँ। संबंधित मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमी एवं उद्यमिता मंत्रालय। पहल का स्वरूप यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल है। प्रमुख भागीदार डेल टेक्नोलॉजी, डेल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन। मुख्य विशेषताएं की फीचर्स: हरित तकनीक, ये वैन 100% और ऊर्जा सोलर पावर से संचालित है। आधुनिक उपकरण और इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप, इंटरैक्टिव स्क्रीन और AI सक्षम AI इनेबल्ड शिक्षण उपकरण मौजूद हैं। कवरेज: नई वैन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तैनात की गई है। कुल पहुंच 14 राज्यों के 18 जिले। महत्व, डिजिटल समावेशन, डिजिटल कंक्लूजन, ग्रामीण और वंचित समुदायों में डिजिटल डिवाइड को पाटना, अंतिम छोर तक पहुंच, लास्ट माइल डिलीवरी, शिक्षा और कौशल विकास को लोगों के घर तक पहुंचाना। भविष्य के लिए कार्यबल, फ्यूचर रेडी वर्क फोर्सेज हो गया, युवाओं और महिलाओं के लिए कार्यबल। फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स हो गया, युवाओं और महिलाओं को उद्योग के मांग के अनुसार AI और नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना। अगला आर्टिकल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक। ये किसके लिए है? 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इसके पात्र होंगे। स्वनामांकन और तृतीय पक्ष अनुशंसाएं दोनों स्वीकार है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
लास्ट अपडेट मिशन फॉर 31 जुलाई, चिल्ड्रन एज 5 to 18 ईयर्स एलिजिबल। क्या है इसमें दिया हुआ? इस पुरस्कार के लिए 31 जुलाई 2026 तक 5 से 18 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक और सभी भारत में रह रहे बच्चे पात्र हैं। नागरिक और अभी रह रहे बच्चे पात्र हैं। पुरस्कार के लिए स्वनामांकन और तृतीय पक्ष अनुशंसाएँ दोनों स्वीकार हैं। आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल विवरण और पुरस्कार श्रेणी भरनी होगी और हाल ही में खींचा फोटो और सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उन्हें अपनी उपलब्धि और उसके प्रभावकारी परिणाम का एक संक्षिप्त विवरण अधिकतम 1000 शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इसमें नामांकन की निम्नलिखित श्रेणियां हैं। वीरता बच्चे उन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली या असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। खेलकूद से संबंधित है। सामाजिक सेवा से संबंधित है। सामाजिक सेवा में पर्यावरण संरक्षण, वंचितों की सहायता, राष्ट्रीय हितों की कार्यों की पहल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या है? नवाचार, अनुसंधान, उत्पाद एवं प्रारंभिक नमूना प्रारूप। पर्यावरण से संबंधित सतत प्रथाएं, जागरूकता अभियान और पर्यावरण संरक्षण, नवाचार। कला एवं संस्कृति से संबंधित संगीत, नृत्य, लेखन, चित्रकला, पिक्टोग्राफी, प्रदर्शन कला, परफॉर्मेंस आर्ट या अन्य कलाओं, अदर आर्ट्स में उत्कृष्ट और असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे। फिर यहाँ इंग्लिश में है। अगला है रक्षा मंत्रालय से संबंधित। ओमान के पास एक व्यापारिक पोत पर हुए हमले के बाद भारतीय तटरक्षक बल और ओमान के अधिकारी के बीच समन्वय प्रयासों में 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मुंबई को 8 जून 2026 को लगभग 2:20 बजे इतना ओमान के मसीराह तट के पास लंगर डाले हुए पलाऊ ध्वज वाले टैंकर MT मारी बेक्स पर मिसाइल हमले की सूचना मिली। इस टैंकर में 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। इसके बाद समुद्री बचाव समन्वय केंद्र और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा। लगभग 5 बजे ओमान समुद्री खोज एवं बचाव केंद्र ओमान ने पुष्टि की कि ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा लगभग 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। बचाए गए सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाज अभी भी ओमान की मसीराह तट के पास लंगर डाले हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संबंधित है। प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित एक अगला आर्टिकल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर विश्व के नेताओं ने बधाई दी। प्रश्न अगला है, इससे संबंधित और देख सकते हैं कि आज के पूरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन कौन अभी तक बने, कौन कौन मतलब कि SC ST के बने, कौन कौन मुस्लिम समुदाय से, कौन कौन ईसाई लोग बने हैं राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री, वो देख सकते हैं। अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना। कौन से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के समय कौन सी घटनाएं
ज़्यादा चर्चा में, जैसे कि 75 के समय 25 जून 75 में यानी 1975 की इमरजेंसी पावर के समय, आपातकालीन अवस्था के समय, आपातकालीन शक्ति के विषय वो किस प्रधानमंत्री से संबंधित ऐसे ऐसे, अथवा हरित क्रांति किन से संबंधित है, ये सब देख सकते। श्वेत क्रांति किन से संबंधित है, किस प्रधानमंत्री से, ये देख सकते हैं। काफ़ी लाभप्रद होगी। भारत में प्रस्तावित कोयला एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला नियंत्रक संगठन CCO, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सचेंज के लिए विनियामक प्राधिकरण रेगुलेटर के रूप में कार्य करेगा। इसका प्रशासनिक ढांचा म्यूचुअलीकृत होना अनिवार्य है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व और व्यापारिक अधिकार पूरी तरह अलग होंगे। उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज के सक्रिय सदस्यों या क्लाइंट्स को निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनिवार्य कोटा दिया जाता है। यहाँ उत्तर देना है कौन सा सही है या कौन से सही हैं, है यहाँ 1 या 2, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 देना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटिंग के लिए हाल ही में चर्चा में रहे स्पिंट्रोनिक्स और मैग्नान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विपरीत स्पिंट्रोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जहां सूचना इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा संचारित होती है। मैग्नान पदार्थों के भीतर पैदा होने वाली चुंबकीय विक्षोभ की तरंगें हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की सूक्ष्म तुलना में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। शोधकर्ताओं ने खोजा है कि सतही ध्वनि तरंगों स्व का उपयोग करके मैग्नान आधारित स्पिन धाराओं के उत्पन्न और नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा किया जाता है। विकासशील और अल्प विकसित देश इस फंड में प्राथमिक योगदान करता है। कुल फंड का कम से कम 20% हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों IPLCS के लिए आवंटित किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अगला मेंस का क्वेश्चन है, भारत में कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के महत्व पर चर्चा करें। प्रस्तावित नियामक ढांचा विशेष रूप से स्वामित्व, सीमा प्रशासन और जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में एक पारदर्शी कुशल ऊर्जा बाजार कैसे सुनिश्चित करेगा। 15 अंक 250 शब्द। अगला क्वेश्चन है मेंस का, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत निर्धारित प्रमुख पहलों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालें। यह रणनीतिक स्तंभ सहकारी क्षेत्र को विकसित भारत रणनीति 2047 के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण योगदान बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। 15 अंक 250 शब्द। है ना, 2 मेंस के क्वेश्चन हैं, 3 पीटी के क्वेश्चन हैं। देख सकते हैं कितने आर्टिकल पढ़ाए, 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, 1 2 रक्षा मंत्रालय, 3 बाल विकास, 4 5 6 11। इसे बार बार रिवीजन करें। पीटी और मेंस के क्वेश्चन इससे सॉल्व करने का प्रयास करें। इसका शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आगे
वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी लाभप्रद साबित हो। रिवीजन पॉइंट बनाएं। रिवीजन पॉइंट को कीवर्ड पॉइंट को रिवीजन पॉइंट के तौर पे ग्राफ से संबंधित रिलेटेड करके बनाएं ताकि एग्ज़ाम के समय काम दे सके। शॉर्ट टाइम में कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। धन्यवाद। अगले सेशन में मैं मिलता हूँ।